चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत चालन है। ठीक है, वैद्युत चालन भी एक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक टर्म्स सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसके आगे जो और प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती हैं उनका स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं किसी मेटल के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेटेलिक प्रॉपर्टी एक टाइप से कह सकते हैं, जो मेटल की अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि वैद्युत चालन से क्या मतलब है। ठीक है, ये वैद्युत चालन जो होता है इससे क्या मतलब है। तो वैद्युत चालन से अर्थ होता है कि विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किसी पदार्थ के अंदर, किसी मेटल के अंदर। ठीक है, तो जब कोई आवेश चलना शुरू करता है, ठीक है, चलते हुए आवेश का हमने नाम रखा है करंट। उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यदि कहीं पे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र पहले से विद्यमान है, कहीं पे पहले से ही वैद्युत क्षेत्र विद्यमान है और वहाँ पे आप एक आवेश ले जाते हैं, चार्ज ले जाते हैं, तो जैसे उस फील्ड के अंतर्गत इस चार्ज को ले जाया जाएगा तो इस पे एक जो है फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी दिशा वही होगी जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यदि ये धनात्मक चार्ज है, अगर ये ऋणात्मक चार्ज है तो बस फोर्स की दिशा क्या हो जाएगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके विपरीत दिशा में फोर्स काम करने लगेगा। अगर आप विपरीत चार्ज ले जाते हैं, आप माइनस चार्ज ले जाते हैं, और यदि प्लस चार्ज ले जाते हैं तो उसी की दिशा में फोर्स ये एक्ट करना शुरू कर देगा। और मान लीजिए ये आवेश जो आप ले गए हैं ये चलने के लिए स्वतंत्र हो, आपने छोड़ दिया। ठीक है, और ये चलने के लिए स्वतंत्र है, ये कहीं बंधा नहीं है, फिक्स नहीं है, तो जिधर की तरफ इस पे बल लग रहा होगा ये चार्ज उधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये चार्ज स्टार्ट हुआ चलना तो अब इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। कुछ हमने डिफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, अभी हम उनको समझते हैं। सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान डिफिनेशन जो बहुत कॉमन है, लोग बताते हैं, वो ये है कि अगर विद्युत आवेश की गति की अवस्था, विद्युत आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई आवेश गति में है, चल रहा है, इट मीन्स उसके पास विद्युत धारा है, वही विद्युत धारा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आवेश की गति की अवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे टर्म में ये कह सकते हो कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है, तो परपथ के अंदर एक धारा उत्पन्न होती है जिसको वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर हम और बताएं, इसको और एक्सप्लेन करें, तो किसी चालक विशेष के अंदर एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है उस परिपथ के अंतर्गत। तो ये आप इस प्रकार से बहुत सारे डिफिनेशंस दे सकते हैं। जो कॉमनली यूज होने वाली है वो हमने कुछ लिख दिया है, आप ऐसे से बता सकते हैं। एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस परिपथ में उसको वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो उसे वैद्युत परिपथ की धारा कहते हैं। ठीक है, या वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को भी हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक परिपथ है, उसके अंदर हम t सेकंड तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, t सेकंड तक देखते हैं। इस t सेकंड के दौरान उसके अंदर क्यों आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो जो धारा का मान होता है जो हम लोग निकाल रहे हैं धारा, वो I = Q/T प्राप्त होगी। ठीक है, I का मान यदि आपको निकालना है तो क्या करना होगा? Q/T कर दीजिए, तो आपको उस परिपथ के भीतर जहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं आपको धारा मिल जाएगा। और जो इसका मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक हम लोग क्या लेते हैं? एम्पियर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस एम्पियर जो मात्रक है इसकी बात करें तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर। ठीक है, उन्होंने, उनके नाम पे ये मात्रक है। ठीक है, एम्पियर को डिफाइन भी किया है कि 1 एम्पियर क्या होता है?
ये हम लोग आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जो 1 एम्पियर होता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहे होते हैं या दो तार समांतर तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे होते हैं, ठीक है, या दोनों में धारा प्रवाहित हो रही होती है, एक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो दूसरे पे बल कार्य करने लगता है, तो एकांक लेंथ पे जो बल लगने लगता है उसी को हम लोग एम्पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एम्पेयर को वहीं डिफाइन करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो डिफिनेशन है आई, ठीक है, अगर हम मान ले 1 सेकेंड के अंदर यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। 1 कूलम आवेश यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाए कहीं से तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना चार्ज होता है आप निकाल सकते हैं, 1 कूलम चार्ज आप निकालेंगे, ठीक है। 1 कूलम चार्ज जो होता है उसको 1 सेकेंड में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी कि आई की वैल्यू कितनी होने वाली है। या अगर यहाँ पे आप ये निकालना चाहते हैं कि 1 एम्पियर जो है चार्ज वो कितना होता है, ठीक है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, वो 1 एम्पियर बनाते हैं, ठीक है। वही 1 एम्पियर चार्ज यदि 1 सेकेंड में कहीं से ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 आवेश हैं यदि 1 सेकेंड में कहीं से प्रवाहित हो जाए तो वहाँ पे जो विद्युत धारा है वो कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न और यहाँ पे रहती है कि हमने जैसे कहा कि इतने आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 आवेश एक जगह से ट्रांसफ़र हो जाए, किसी चालक से ट्रांसफ़र हो जाए तो उसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक चालक जहाँ सिरा है वहाँ से आवेश चलना शुरू करे और जहाँ पे सिरा ख़त्म हुआ है वहाँ तक वो आवेश जाए, इतने सारे आवेश जाएँ उधर निकले जा कर के, तब जा कर के जो है 1 एम्पियर होगा, ऐसा नहीं है। हम क्या देखते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वही आवेश यहाँ से जो पीला है वही वहाँ पे निकले जा कर के, हम सिर्फ इतनी चीज़ देखते हैं कि ये 2 सिरे हैं, ठीक है, एक ये सिरा है एक ये सिरा है, इस सिरे से जितना आवेश पीला है 1 सेकेंड में उतना आवेश उधर से अगर उस सिरे से निकल रहा है तो ये क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाएगा। सेम वैल्यू अगर क्रॉस कर रही 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब विद्युत धारा का डिफिनेशन ये हुआ कि जो आवेश यहाँ से पिल रहा है उतनी मात्रा में आवेश उधर निकल रहा है तो I = Q/T होगी, ठीक है, ना कि जो आवेश पिला है वही वहाँ पे जाके निकले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सिरे से आवेश के पिलने की दर और दूसरे सिरे से आवेश के निकलने की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, उसकी विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो विद्युत धारा है ये जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो ये जो विद्युत धारा है ये क्या है, एक अदिश राशि है। वो अलग की बात है कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। चलिए इसको भी आगे हम लोग देखते हैं, ये रफ करता हूँ, ठीक है। आई होप सभी ने ये जो है नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो राशियाँ सदिश होती हैं उनका जोड़ घटाना गुणा सब अलग तरीके से होता है, वो कुछ अलग नियम फॉलो करते हैं। और जो बीजगणितीय राशियाँ होती, जो अदिश राशियाँ होती हैं वो बीजगणित का फॉलो, बीजगणित उस पर लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है, इसके लिए हम लोग एक वो करते हैं, ठीक है, हेडिंग भी डाल सकते हो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 धाराएं 90 डिग्री पे ली, मतलब एक धारा इधर से ऐसे आ रही थी, ठीक है, और इसी से 90 अंश पे एक धारा इधर से
एक इधर से आ रही थी, मान लीजिए ये 3 एम्पियर आ रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। और मान लीजिए इधर से आ रही थी, ये 4 एम्पियर आ रही थी, ठीक है, ये 3 एम्पियर आ रही थी, ये 4 एम्पियर, और इन दोनों के बीच समकोण बन रहा था, ठीक है। तो देखा ये जाता है कि ये जो जाने वाली धारा है और इसके बाद ये ऐसे हमने बनाया, इधर जाना था, ठीक है। तो इसका जो परिमाण मिलता है हमें, वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम मिलता है, बीजगणितीय योग मिलता है। 4 + 3 = 7 मिलता है। यहाँ पे कितना आंसर आता है? 7 एम्पियर आता है जब हम मीटर से चेक करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि त्रिभुज बना के ये सदिश है, ये सदिश है, सदिशों का योग लगा के, सदिश का योग सब जानते हैं ना, ऐसे रखा है ना, मान लो इसको जोड़ना है, ऐसे करके रखेंगे ऐसे, ठीक है। इसी डायरेक्शन में फिर इसको लाके इसके सर पे रखेंगे, ऐसे 90 कोण बन जाएगा। इसकी पूंछ को इसके सर से जोड़ेंगे ऐसे। तो ये सदिश नियम फॉलो नहीं करता है कि इससे हम लोग परिणामी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नियम ये फॉलो नहीं करता है। इसमें ये, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, इसलिए ये सदिश नियम को फॉलो नहीं करता है, ये अदिश नियम को फॉलो करता है। बीजगणितीय योग से इसका मान आ जाता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं पे आपने गांठ मार दी तार पे, तो जो विद्युत धारा ऐसे जा रही थी वो सीधे चले जाएगी। हाँ, ये अलग की बात है कि हम लोग इसको एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एरो ये बताता है कि किसी तार के अंदर जो आवेश के प्रवाह है वो किस डायरेक्शन के किस डायरेक्शन है। ए सिरे से बी सिरे की तरफ है ना, या इसको ओ पॉइंट मान लीजिए, तो इधर से ओ की तरफ जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है, यहाँ ओ से बाहर जा रहा है ना। तो तार के अंदर आवेश किधर जा रहे हैं, उनका प्रवाह किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको दिखाने के लिए हम लोग जो है इन एरो का यूज़ करते हैं, ना कि सदिश को, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस बात का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। यदि हम इसको ABCD ऐसे लिख दें, ठीक है, ABC लिख दें, तो AO ये A से O आवेश प्रवाह को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है विद्युत चालन और मुक्त मॉडल समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मुक्त मॉडल क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें, ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करें, तो क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या होता है कि जैसे आपका जो है ये नाभिक है, ठीक है, ये आपका क्या है, नाभिक है, तो इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसके चारों ओर क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार से, ठीक। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इन सब में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें सब में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत घूम रहे होते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाभिक जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च ऋणात्मक स्पेसीज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घूम रहे ये निगेटिव होते हैं। तो जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के विद्युत आकर्षण बल से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है अपने नाभिक को छोड़ के इधर उधर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, और ये जो दूर के इलेक्ट्रॉन हैं जो काफ़ी दूर हैं, उन पर नाभिक का जो प्रभाव है, जो बल लगाने का प्रभाव है, वो क्षीण हो जाता है, वो कम हो जाता है। जिस कारण अगर हम कहीं से इनको थोड़ा सा भी एनर्जी दे दें, इनको गर्म कर दिया जाए, इनको रगड़ दिया जाए, तो ये ऊर्जा पा करके अपनी इस कक्षा को छोड़ देते हैं। और इस जब ये पदार्थ बनता है तो इसके अंदर खाली जगह होती है, ये अणु ये अणु ये अणु ऐसे करके सब परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच जो खाली जगहें होती हैं ये उनमें गति करना शुरू कर देते हैं, वो रैंडमली घूमना शुरू कर देते हैं। इनके फ्री होकर के घूमने के कारण ही ये आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं। ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्री हो सकते हैं, ठीक है, जो नाभिक से बहुत उच्च कोटि के बल से संबंधित नहीं होते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं चालन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ही इलेक्ट्रॉन है जो
किसी भी धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाह कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अगर हम धातुओं की बात करें तो लगभग 10⁻29 कण जो है इलेक्ट्रॉन कण लगभग में पाए जाते हैं। इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो जो है विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक है। और जिनमें ये मात्रा नहीं पाई जाती है या बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो विद्युत के आचालक कहलाते हैं, उनके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह कराने के लिए चालन इलेक्ट्रॉन का होना, उसके अंदर डेवलप हो पाना, ये बहुत आवश्यक फैक्टर है, ठीक है। अब ये जब फ्री होते हैं तो ये अनियमित गति करते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये ऐसे करके गति करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये मुक्त मॉडल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री होते हैं परमाणुओं के बीच खाली जगह में घूमने के लिए, ठीक है। अब यदि हम धातुओं के चालकता पे कुछ प्रकाश डालें तो आप ये जान लीजिए कि वैद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है नंबर 1 पे वो आपका है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी है। नंबर 2 पे जो है आपका विद्युत का जो चालक है वो आपका कॉपर है, कॉपर नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 की यदि बात की जाए तो सोना है, सोना नंबर 3 पे आता है। और यदि चौथे नंबर की बात करें तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ये आपका चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी, उसके थोड़ा सा डाउन मारता है कॉपर, फिर उससे कम होता है सोना और सबसे कम क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो ये सब चालक कहलाते हैं और जिनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता वो अचालक होते हैं, ठीक है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है या शून्य होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, ठीक है। और चालन भी आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन को जरा सा ऊर्जा दी, वो अपनी ऑर्बिट छोड़ करके तत्व के बीच में जो खाली जगहें होती हैं उनके अंदर गमन करने को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्या विद्युत चालन केवल धातुओं में ही होता है तो कुछ आंसर है नहीं। विद्युत का चालन द्रव के अंदर भी होता है, गैस के अंदर भी होता है, ठीक है, और ठोस के अंदर तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, जब हम बात धातुओं की करते हैं तो उसमें जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं, तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी आपके धातुएं हैं, ठीक है। और जो द्रव होते हैं, जो गैस होते हैं, उनके अंदर आवेश वाहक का काम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश करते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, ठीक है। तो चालन उनके अंदर भी होता है, बट उनके अंदर जो आवेश, जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो दोनों के कारण होता है, धनात्मक के कारण भी होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण भी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जब हम इसको स्टडी करते हैं विद्युत चालन तो इसमें टर्म्स आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है, वो जो टाइम इंटरवल है श्रांति काल उसको डिफाइन करिए। अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या अपवाह वेग बोलिए, या उसी को हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम लोग जानेंगे। चलिए उन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य मुक्त पाथ से क्या अभिप्राय होता है, ठीक है। माध्य मुक्त पथ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए जैसे सिलेंडर आपके घर में है, गैस वाला सिलेंडर, उसमें जब गैस भर दी जाती है तो उसके अंदर जो गैस के कण होते हैं वो रैंडम मोशन, ब्राउनी गति करते रहते हैं, इधर टकराते उधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ जाते रहते हैं और गति करते रहते हैं निरंतर, वो कभी नहीं रुकते हैं। तो जो उनका पाथ होता है उसी को मध्य मुक्त पाथ कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे करके दिखा सकते हैं कि कोई कण है, यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया,
इधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे चला गया। तो ये जो आपको कुछ दिख रहा है कुछ इस प्रकार से कि ये ऐसे गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर की साइड पे चला गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर चला गया। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये माध्य मुक्त पाथ है, ठीक है। अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे, यहाँ से यहाँ गया तो u1 वेलोसिटी थी, फिर इधर u2 वेलोसिटी थी, u3 वेलोसिटी थी। इस प्रकार से बहुत सारे कण भी हैं, n नंबर्स ऑफ कण हैं और वो ऐसे जिग जैग मोशन कर रहे हैं। तो इनकी जो औसत वेलोसिटी निकल करके आती है, ठीक है, अगर वो सभी को ऐड कर दिया जाए तो u1 u2 u3 प्लस डॉट डॉट जितने भी हैं un हैं, un जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय n करिए, तो जो नेट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये औसत वेलोसिटी है। जब ये मध्य मुक्त है, इनके ऊपर कोई आवेशित कोई विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं लगाया गया है, उस दौरान जो ये अपना आवेश इधर से उधर ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है n पार्टिकल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल बोलते हैं कि जब एक कण सीधी रेखा में गति करता है और अगली टक्कर कर लेता है, तो उनके बीच के समय अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल। एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं, श्रांति काल, या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग बुक में अलग हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। श्रांति काल बोला जाता है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और इनका जो ये पथ आप देख रहे हैं, ये जो पाथ दिख रहा है ये आपको, ठीक है, इसको माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, ठीक है, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। और जो इनकी औसत वेलोसिटी आती है उसको हम लोग अपवाह वेग कहते हैं, या उसको हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दीजिए, चाहे अपवाह वेग बोल दीजिए, चाहे अनुगमन वेग भी बोल दीजिए, सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है। इस पर कुछ डेरिवेशन आते हैं, ये टर्म्स समझने ज़रूरी थे। जब तक ये टर्म्स हमें समझ में नहीं आएंगे तो डेरिवेशन को थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। चलिए।